वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सियाराम आपका स्वागत करता हूं फॉर्मूलेटर के इस धमाकेदार मंच पर। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि प्रीवियस क्लास में मैंने एक इक्वेशन तक हम लोगों ने वेव गाइड को छोड़ दिया था। ओके, ट्रांसमिशन लाइन और वेव गाइड के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसा वेव गाइड का बिहेवियर होता है, उसके बारे में कल की क्लास में हम लोगों ने जाना था। अब आज की क्लास में हम लोग वेव गाइड को प्रॉपर तरीके से डेवलप करने वाले हैं इक्वेशंस के फॉर्म्स में। अब देखो ध्यान से समझना। वेव गाइड में ना मैंने कुछ मोड बताए थे आपको, जैसे टीई मोड होता है, टीएम मोड होता है, समझ गए कि नहीं समझ गए, हाइब्रिड मोड होता है। तो उन सब का जो फिनोमिना था, वो फिनोमिना आपको याद रखने वाली चीज है। ध्यान रखना कि कोई से भी मोड को अगर आप डिफाइन करोगे, जैसे आपने टीई मोड को डिफाइन किया तो इसका क्या बिहेवियर था कि ई ऑफ जेड की वैल्यू उसमें क्या थी, 0 थी। समझ गए। टीई मतलब इसमें ट्रांसवर्स होने वाला है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेव की प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसा रहेगा, 0 रहेगा। समझ गया। तो जो आपको वर्ड दे दिया गया, अगर आपको बता दिया गया कि ट्रांसवर्स है, तो ये आप ध्यान से समझ जाना कि हम लोग ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दो पार्ट्स में बिहेवियर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से समझो, तसल्ली से बैठ जाओ। आज की क्लास का थोड़ा सा हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, इसके पहले प्रीवियस क्लास अच्छे से देख लेना जो भी बच्चे हैं, उसके बाद में ही इस क्लास पे आना, डायरेक्ट ये मत देखना। अब देखो शुरू करते हैं। देखो बेटा, मैंने कुछ कल यहां तक छोड़ा था कि अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि मान लो एक्स वाई जेड के फॉर्म में अगर मुझे क्या करना है, डिफाइन करना है, तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा कि सपोज दैट दिस इज माई आई कैप, ठीक है, ई ऑफ एक्स दैट इज योर एक्स कोमा वाई, है ना, या आई कैप ई ऑफ एक्स डायरेक्ट लिख दूं ना, ऐसे लिख देते हैं। ओके, प्लस दैट इज योर जे कैप ई ऑफ वाई प्लस योर के कैप ई ऑफ जेड एंड ई की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ जेड। यहां से हमें पता लग रहा था कि वेव कौन सी डायरेक्शन में जा रही है बेटा। तो प्रोपोगेशन डिफाइन करने वाला कौन होता है, ये वाला कंपोनेंट होता है जो एक्सपोनेंशियल पे आ रहा होता है। यहां जेड आ रहा है, मतलब वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है। उसके अलावा यहां पे 3 कंपोनेंट है, एक्स डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन का, जेड डायरेक्शन का। हम अच्छे से जानते हैं कि एक्स और वाई डायरेक्शन का जो कंपोनेंट होता है, इन दोनों कंपोनेंट को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। ठीक है। अब देखो ये क्लियर हो जाना चाहिए सबके कि ट्रांसवर्स फील्ड वो फील्ड होते हैं जो वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होते हैं। देखो अगर वेव जा रही है जेड डायरेक्शन में, तो एक्स और वाई जो होगा वो जेड के हमेशा कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये नाम सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल सही है। जबकि जो वेव की डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट होता है, वो कंपोनेंट हमारा लॉन्गिट्यूडिनल कहलाता है। कौन सा कहलाता है, लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर है कि नहीं है, ये याद रहेगा। ये हमारा कंपोनेंट कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट है। अब बेटा ये बात माइंड में क्लियर कर लेना कि जब हम बेसिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ रहे थे, जब हम अनगाइडेड वेव पढ़ रहे थे, तो वो हमारा ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक था। मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वेव की डायरेक्शन में कंपोनेंट कैसा था, 0 था। मतलब ई ऑफ एच जेड भी 0 था, एच ऑफ जेड भी वहां पे कैसा था, 0 था। परफेक्ट है। पर यहां पे हम अलग अलग मोड पढ़ेंगे, जैसे टीई पढ़ेंगे, टीएम पढ़ेंगे, जो कि कैसे होते हैं, गाइडेड होते हैं। सही बात है ना। तो इन गाइडेड वेव में ई ऑफ जेड के कंपोनेंट हो सकता है किसी में ई ऑफ जेड 0 हो सकता है किसी में एच ऑफ जेड 0 हो। ठीक है ना। दोनों के लिए सेम इक्वेशन रहेगी। ई के लिए भी सेम इक्वेशन ऐसे ही लिखोगे। एच की अगर मैं लिखूंगा तो यहां एच एक्स आ जाएगा, एच वाई आ जाएगा, एच जेड आ जाएगा, ई की पावर माइनस गामा ऑफ जेड आएगा। बिहेवियर कुछ ऐसा ही बनेगा। अब देखो प्रॉब्लम पता है क्या हुई है, अब ध्यान से समझना भाई। जब हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते थे, हमने उसके ऊपर बहुत सारी कैलकुलेशंस की थी, हम लोगों ने कई सारे रिजल्ट्स निकाले थे। सही बात है। जैसे ग्रुप वेलोसिटी हो गया, फेज वेलोसिटी हो गया। सही बात है। जैसे आपका क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट का बिहेवियर हो गया। ओके, स्किन इफेक्ट के बारे में भी पढ़े थे कि अल्फा कैसा होता है, बीटा कैसा होता है। तो यहां पे भी हम इन सब के बारे में बात करने वाले हैं बड़े ही अच्छे तरीके से। लेकिन एक यहां पे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, समझिए। अगर हम पहले की क्लास में
ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की बात कर रहे थे बेटा, तो वहां पे हमारे इस केस में E ऑफ जेड भी 0 होता है और H ऑफ जेड भी 0 होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे आपका कौन सा फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, दोनों ही केस में TEM वेव जो कि अनगाइडेड होती है उसमें लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट नहीं पाया जाता है। मतलब जो भी कंपोनेंट होगा सीधा का सीधा कौन होगा, ट्रांसफर्स होगा। तो हम डायरेक्ट कहां से बात करते थे, यहां से बात करते थे, ओके। लेकिन यहां पे हमारे पास में लॉन्गिट्यूडनल भी है, मतलब दोनों ही तरह के हमारे पास में क्या है, कंपोनेंट्स है। तो बेटा एक बात बताओ अगर मान लो आपको इक्वेशन दे दिया, इस तरीके से इक्वेशन दे दिया, तो वो क्या पूछेगा, वो बताएगा कि बताओ कौन सा फील्ड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन कंपोनेंट्स को निकालना पड़ेगा। E ऑफ x निकालना पड़ेगा क्या है, E ऑफ y की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, E ऑफ z की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। समझ में आया? तो हमको कंपोनेंट्स क्या करने पड़ेंगे, फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि अगर ये दिए हुए हैं तो इनसे हम ट्रांसवर्स कैसे निकाल सकते हैं, ट्रांसवर्स दिए हुए हैं तो उनसे हम लॉन्गिट्यूडनल कैसे निकाल सकते हैं। तो दोनों ही बिहेवियर में आपको चेकआउट कराऊंगा और टेंशन मत लो, ऐसी इक्वेशंस डेवलप करूंगा कि आप लोग गाइडेड को भी समझ जाओगे और अनगाइडेड को भी वहां से आपका माइंड में क्लियर हो जाएगी चीजें। अब देखो समझना शुरू करते हैं, इसको मिटा दूं मैं, कहानी क्लियर है, ओके। शुरुआत करते हैं। देखो बेटा भाई, अगर मैं वेव की बात कर रहा हूं चाहे गाइडेड हो चाहे अनगाइडेड हो, तो वेव के बारे में बताने वाला इंसान एक ही था, कौन था, मैक्सवेल। तो अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो कहां जाना पड़ेगा भाई, मैक्सवेल के पास जाना पड़ेगा। सही बात है ना, बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखो ये मान लो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब सर अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां से मुझे क्या चेकआउट करने पड़ेंगे, इसके बिहेवियर्स चेकआउट करने पड़ेंगे। जरा चेकआउट करते हैं, ध्यान से समझो। देखो भाई मैक्सवेल ने कुछ इक्वेशन इस तरीके से दी थी कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। परफेक्ट है ना, ओके। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या थी, कुछ ऐसा था कि अगर मैंने डेल क्रॉस ई का बिहेवियर किया तो इट्स योर माइनस ऑफ डी बी बाई डी टी होता था। अरे यही होता था कि नहीं होता था, सही बात है। अगर मैं इसको क्या करूं, ब्रेकआउट करूं, क्या करूं, इसको ब्रेकआउट करूं, तो अगर मैं इसको ब्रेकआउट करूंगा तो d बाई डी टी की जगह मैं लिख दूंगा माइनस ऑफ जे ओमेगा, b की जगह मैं लिख दूंगा म्यू, और ये हो जाएगा आपका h। तो इस तरीके से क्या मैं इसको फ्रीक्वेंसी रीजन में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ओके। अब देखो भाई अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कुछ इस तरह का है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखा कैसा है, कुछ इस तरह का है। इस डेल का मतलब समझ गए आप लोग, क्या है ये, ग्रेडियंट है, क्या करेगा, सबको डिफरेंशिएट करेगा, ओके। तो अगर इस इक्वेशन पे अगर मैं ये लगाऊं, क्या लगाऊं, डेल क्रॉस ई, तो जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको ऐसे लगा सकता हूं कि डायरेक्ट कि इट्स योर आई कैप जे कैप, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये आपको तो अच्छे से आता होगा, के कैप। परफेक्ट है। यहां पे आपका कंपोनेंट ई ऑफ एक्स, यहां पे आपका कंपोनेंट ई ऑफ वाई, यहां पे आपका कंपोनेंट ई ऑफ जेड, ओके। पहले डेल है, सॉरी, तो यहां पे आप पहले डी बाई डी एक्स लिखो, दैट इज योर डी बाई डी एक्स डी वाई dy and this is your dy dz, okay. This is your e of x, this is your e of y and this is your e of z. Any confusion regarding it? नहीं है, okay. यहाँ पे थोड़ा सा आप चेंज कर लो, आप एक काम करो, इसको लिखो इट्स e का कंपोनेंट x, y, ये e y मत लिखो, e का कंपोनेंट x, y और ये e का कंपोनेंट x, y, ऐसे कुछ लिख लो इसको, क्योंकि ये तो क्लियर ही है ना भाई, आई कैप है तो एक्स की डायरेक्शन में है, जे कैप है तो वाई की डायरेक्शन में है, ये है तो जेड की डायरेक्शन में है। क्योंकि अगर आप ई ऑफ एक्स को देखोगे तो ये वैल्यू अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये तो तीनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, सही बात है। मतलब ई ऑफ एक्स अगर इस इक्वेशन से लिखोगे तो आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा कि ई का कंपोनेंट दैट इज योर एक्स, वाई, ई की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ जेड, ये कुछ ऐसा प्रतीत होने वाला है, ऐसा कुछ दिखने वाला है। क्योंकि ये तो सर सबके साथ ही आएगा कि नहीं आएगा। ई ऑफ वाई करोगे यही आएगा, साथ में ये आएगा, ई ऑफ जेड करोगे यही आएगा, साथ में ये आएगा कि नहीं आएगा, परफेक्ट है, ओके। तो दिस इक्वेशन कैन बी फाउंड बाय द मैक्सवेल इक्वेशन। इससे मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं इसको ब्रॉड करूं, अगर मैं इसको क्या करूं, ब्रेकआउट करूं तो अच्छे से लिखूं, ओके। तो पहली बात तो ये इक्वल है किसके, माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू एंड एच वेक्टर के क्या है, इक्वल है। अब अगर मैं इसको क्या करता हूं, ओपन करता हूं, देखो अगर मैंने इसको क्या किया, ओपन किया, इसको थोड़ा
दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसको ओपन करो जरा। अगर मैं आई कैप की बात करूंगा तो क्या आएगा, दिस इज योर आई कैप। क्या बन रहा है साथ में, देखो ये गया, इसका जेड का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट माइनस वाई का जेड के रेस्पेक्ट में, तो दिस इज योर जी वाई डी वाई, दिस इज योर ई ऑफ जेड माइनस डी डी जेड ई ऑफ वाई। तसल्ली से समझिए, प्यार से समझिए, आसानी से सारी चीजें क्लियरली तरीके से समझ में आएगी। देखो तो यहां पे कितने कंपोनेंट बनेंगे, 3 बनेंगे बेटा, आई का आएगा, जे का आएगा, के का आएगा, 3 कंपोनेंट बनेंगे ना, सही बात है। ये बराबर किसके हैं, इसके बराबर है। देखो जे है, ठीक है, ये तो आपका आयोटा की तरह काम कर रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है, म्यू परमेबिलिटी है, एच मैग्नेटिक फील्ड है बेटा। तो अगर आप यहां पे एक्स वाई जेड डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो आप एच को भी 3 डायरेक्शन में लिखोगे। आप लिखोगे एच ऑफ एक्स, आप लिखोगे एच ऑफ वाई, आप लिखोगे एच ऑफ जेड। इसके भी तो 3 कंपोनेंट होंगे बेटा, आई कैप, जे कैप, के कैप में, सही बात है। तो आई कैप वाले के बराबर होगा, जे कैप वाले के बराबर होगा, के कैप वाले के बराबर होगा। परफेक्ट है। ये कौन सा लिखा है, आई कैप वाला, तो ये किसके बराबर होगा, एच ऑफ एक्स। मतलब इसको पूरे को अगर आप लिखोगे तो आप लिखोगे माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू एंड दैट इज एच ऑफ एक्स, मतलब एक्स का एक्स कंपोनेंट। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। कौन सा कंपोनेंट है, एच ऑफ एक्स है। अब प्रोपोगेशन कौन सी डायरेक्शन में था, जेड में था, मतलब इट्स ए ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। मतलब ये कैसा है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट है और किसका है, मैग्नेटिक फील्ड का है। कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके आगे चले। अब देखो अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट करूं तो जरा देखो ई ऑफ जेड क्या है, ई ऑफ एक्स कोमा वाई ई की पावर माइनस ऑफ जे जेड। इसका तो आप जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हो भाई। अगर यहां पे ये आया और जेड के रेस्पेक्ट में किया तो जरा सॉरी वाई के रेस्पेक्ट में है, तो वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो इसके अंदर तो एक्स और वाई का कंपोनेंट होगा, सही बात है। लेकिन वो क्या है नहीं पता सर, क्योंकि यहां तो जेड है। ये क्वांटिटी तो कुछ भी हो सकती है ना बेटा, ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, एक्स प्लस वाई भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर वाई भी हो सकती है, एक्स इंटू वाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ओके हाँ ये जरूर है कि यहां पे एक्स का कंपोनेंट है, लेकिन वो क्या है वो हमको नहीं पता भाई। यहां पे एक्स का कंपोनेंट है लेकिन वो क्या है वो हमको नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता। सही है, एक काम करो, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेकआउट और कर देता हूं, आपके लिए थोड़ी सी आसानी और हो जाएगी। ओके भाई एक्स वाई जेड है, ठीक है ना, तो 3 कंपोनेंट है, ये तो समझ में आ गया। लेकिन ये क्या होगा भाई, ये एक्स और वाई का कंपोनेंट होगा। आपने बोला क्या सर यहां पे जेड नहीं हो सकता क्या, बिल्कुल हो सकता है बेटा। वैसे तो मैं बोल रहा हूं कि ये जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेशन कर रहा है, जेड का कंपोनेंट यहां पे नहीं होता है। वैसे तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पे जेड का कंपोनेंट नहीं होता है, लेकिन अगर आप नहीं मान रहे हो, आप बोल रहे हो कि सर क्या यहां पे नहीं हो सकता है क्या, तो हो भी सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। यहां पर आप जेड भी साथ में लिख सकते हो। अब मैं पहले थोड़ा सा सिंपल बनाता हूं इसको, उतना ब्रेकआउट नहीं करता हूं, जितना हमें जरूरत है पहले उतना ब्रेकआउट कर लेते हैं, आगे मैं इसको और भी ब्रेकआउट कर दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो इसको किया तो ये हो गया आई कैप, मतलब ये तो आई कैप के बराबर कर ही दिया, तो आई कैप लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है ना, ये बराबर हो गया इसके। इसको जेड के रेस्पेक्ट में किया तो सेम आएगा, इट्स डी ऑफ वाई, इट्स योर ई ऑफ जेड। परफेक्ट है, इट्स योर माइनस। इसको y वाले कंपोनेंट को अगर z के रेस्पेक्ट में करूंगा तो z में e की पावर माइनस गामा आता है। इसका डिफरेंशिएट करोगे तो e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x, सही बात है। गामा साथ में आ रहा है तो माइनस गामा बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, गामा आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, दैट इज ओवर, इसको पूरे को करोगे इट्स d बाई डी ऑफ z, ठीक है। इसमें तो है नहीं, ओके, तो दैट इज ओवर e की पावर ई ऑफ वाई। समझिए क्या मैंने सही लिखा है क्या, जरा चेकआउट करो बेटा। देखो जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या कहानी बनेगी, ई ऑफ वाई, अगर वाई लिखोगे तो यहां वाई आ जाएगा, करोगे ये वाला कंपोनेंट आएगा कुछ ऐसे, देखो जेड के रेस्पेक्ट में करोगे तो डी बाई डी ऑफ जेड ई ऑफ एक्स कोमा वाई ई की पावर माइनस गामा ऑफ जेड का करोगे, ठीक है। तो गामा ऑफ जेड का करोगे तो माइनस ऑफ गामा आ जाएगा बाहर, और पूरा का पूरा कंपोनेंट वापस से सेम आ जाएगा, डी ऑफ जेड। ये कांस्टेंट है, इस पूरे का ऐसे कैसे बनेगा, तो क्या आ जाएगा, ई ऑफ एक्स कोमा वाई
ई की पावर माइनस गामा ऑफ जेड, जो अगेन क्या बन गया, आपने क्या लिखा था, ई ऑफ वाई को लिखा था, तो ये आपको ई ऑफ वाई वापस आपको अचीव हो चुका है। तो क्या आप ऐसा इसको लिख सकते हो? बिल्कुल सही बात है। अब ऐसे में इक्वेशंस डिफाइन करके किस किस को इस तरीके से लिख सकता हूं, ये जरा हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं। देखो इसको मैं हटा दूं, ओके। अब नेक्स्ट इक्वेशन अगर मैं के कैप के लिए लिखूंगा तो बेटा ये गया, ये x के रेस्पेक्ट में आएगा, ये z के रेस्पेक्ट में आएगा। तो x के रेस्पेक्ट में क्या आ गया, दिस इज ओवर d बाई डी एक्स, ई ऑफ z है, x के रेस्पेक्ट में z है, परफेक्ट है, z माइनस इसको अगर मैं करूंगा तो इसको इसके रेस्पेक्ट में करूंगा तो इस d बाई डी जेड ई ऑफ x, ठीक है ना, j कैप के साथ आ रहा है तो पूरे के आगे माइनस साइन, इट्स ओवर माइनस ऑफ j ओमेगा म्यू h ऑफ y, h का x कंपोनेंट आ गया, y कंपोनेंट आ गया। चला चेकआउट करो, सेम ये z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो ये z के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो गामा आ जाएगा, माइनस से माइनस गया, इट्स d बाई डी ऑफ z e ऑफ z माइनस इट्स ओवर गामा e ऑफ x माइनस ऑफ j ओमेगा म्यू h ऑफ y, परफेक्ट है, ओके। इसी तरीके से नेक्स्ट निकालो बेटा h ऑफ z के लिए, बड़ा सिंपल, अब तो समझ में आ गया। इसको करोगे ये इसके साथ, ये इसके साथ, इट्स ओवर d बाई डी एक्स का e ऑफ y माइनस d बाई डी वाई का e ऑफ x इक्वल्स टू माइनस ऑफ j ओमेगा म्यू h ऑफ z। अब यहां पे z के रेस्पेक्ट में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है तो ये कहानी सेम रहेगी, ये ऐसा का ऐसा ही बनेगा। तो यहां से बेटा आपको तीन इक्वेशंस मिल चुकी है। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये मिली है आपको, इक्वेशन नंबर 2 आपको ये मिली है और इक्वेशन नंबर 3 आपको ये मिली है। तीन इक्वेशन मिली है। देखो h ऑफ x मिल गया, h ऑफ y मिल गया, ठीक है, और h ऑफ z मिल गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट हमें पता है तो h ऑफ x, h ऑफ y और h ऑफ z हमें तीनों ही अचीव हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? सही बात है। और ये अचीव करने के लिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। अब आगे चलें। अब अगर सर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं है, अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास में है, तो मैग्नेटिक फील्ड से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैं किस तरीके से क्या कर पाऊंगा, अचीव कर पाऊंगा। देखो अगर मैं इसको क्या कर देता, उल्टा कर देता, कैसे करता, सोचो। अगर यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं होके अगर क्या होता, मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड होता, तो क्या कहानी बनती, सोचो जरा भाई। अगर मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड होता H, दिस इज ओवर x, y, z, तो मैं इसको कुछ ऐसा ही लिखता कि दिस इज ओवर I कैप H ऑफ x, y, जैसा सेम लिखा था, प्लस j कैप H ऑफ x, y, ठीक है, इट्स रिमूव इट, प्लस इट्स ओवर k कैप H ऑफ x, y एंड इट्स ओवर e की पावर माइनस ऑफ गामा ऑफ z, ठीक है। ऐसा ही कुछ लिखता है इसको, z डायरेक्शन में प्रोपोगेशन है तो कुछ ऐसा इसको मैं लिखता। अगर मुझे मान लो मैग्नेटिक फील्ड से अगर क्या निकालना होता, इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज बेटा मैं दोनों इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आगे जाके हम टीई मोड भी पढ़ने वाले हैं, टीएम मोड भी पढ़ने वाले हैं, तो कैलकुलेशन सारी यहीं फिनिश कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आगे जाके अच्छे से सिर्फ समझने का काम रहे। अब देखो यहां पे बिहेवियर हो गया, तो अगर मैं यहां पे बात करता कि अगर मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता हो, तो भाई मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन हमारे पास थी, क्या था कि इट्स डेल क्रॉस दैट्स ओवर एच वेक्टर इक्वल्स टू ओवर डी ऑफ डी डिवाइड बाय डी ऑफ टी, कुछ ऐसी इक्वेशन थी, बताओ थी ना, परफेक्ट है। इसको अगर मैं ओपन करता तो डी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है, एप्सिलॉन नॉट ई, अगर इंटेंसिटी में जाना हो तो डी बाई डी टी को जे ओमेगा लिखूंगा, इट्स ओवर जे ओमेगा एप्सिलॉन, दिस इज ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहानी क्लियर है यहां तक? परफेक्ट है। सेम केस करना है जैसा किसमें किया है उसमें किया है, एग्जैक्टली वैसा का वैसा इसमें करना है। यहां मुझे क्या रखना है, डेल क्रॉस एच हो जाएगा, ये सारे के सारे क्या बन जाएंगे, एच एक्स, एच वाई एंड एच जेड, परफेक्ट है, ओके। सामने क्या आ जाएगा, जे ओमेगा एप्सिलॉन। क्या तीनों की तीनों इक्वेशन फिर से बनेगी? बिल्कुल सही है। कि यहां पे अगर आप इसको लिखोगे तो सामने ये क्या बन जाएगा, दिस इज ओवर जे ऑफ ओमेगा ऑफ एप्सिलॉन, और ई आ जाएगा, ई का एक्स कंपोनेंट, ई का वाई कंपोनेंट और ई का जेड कंपोनेंट, ओके।
दिस इज बिलोंग्स टू आई कैप, दिस इज जे कैप एंड दिस इज योर के कैप। अगर ओपन करोगे तो किस्सा कुछ ऐसा ही बनेगा, एग्जैक्टली सेम बनेगा। वहां पर ये इधर माइनस साइन था, यहां माइनस साइन नहीं होता है, यहां पॉजिटिव साइन के साथ होता है। परफेक्ट है। तो क्या मैं ऐसी इक्वेशन वापस से लिख सकता हूं? किसके लिए लिख सकता हूं? मैग्नेटिक फील्ड के लिए। डायरेक्ट लिख दो अब तो। ओके, तो यहां से देखो मैं बोर्ड का यूज कर रहा हूं, इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा। ओके, और वापस से मैं इक्वेशन लिख रहा हूं कि भाई मुझे 3 इक्वेशन मिली है। इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरीके से थी कि डी बाई डी वाई मिलेगा आपको, ठीक है, एच आ जाएगा, तो दिस इज योर एच ऑफ जेड प्लस गामा मिलेगा सर, और यहां पे मिलेगा एच ऑफ वाई इक्वल्स टू, ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा, जे ओमेगा एप्सिलॉन, दिस इज योर ई ऑफ एक्स। इक्वेशन नंबर 4 इसको उठा के एग्जैक्टली सेम चेपा है मैंने। ओके, इक्वेशन नंबर 2, दिस इज योर डी बाई डी ऑफ जेड, सॉरी डी ऑफ जेड वाला कंपोनेंट कैसे रह गया? ओके, ठीक है, सॉरी इसको ठीक करो, ये एक्स वाला कंपोनेंट था बेटा। ओके, जेड वाले तो सारे डिफरेंशिएट कर लिए थे हम लोगों ने, सही है। तो इट्स डी बाई डी ऑफ एक्स, इट्स योर एच ऑफ जेड, एच ऑफ जेड माइनस इट्स योर गामा एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू योर जे ओमेगा एप्सिलॉन एंड दिस इज योर ई ऑफ वाई। दैट्स माई इक्वेशन नंबर 5। Again the same behavior, it's your d by d of x, this is your h of y minus d of y, h of x, this is your j omega epsilon, this is your e of z. That's my equation number 6. Okay, तो we get these are the 6 equations. यहां से अब देखो, यहां पे एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है कि सर अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर सकता हूं, अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकता हूं। लेकिन अगर सिर्फ उसने इलेक्ट्रिक फील्ड के ही कंपोनेंट दिए, उसने बोल दिया मान लो कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड है, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक टाइप का क्या है, मोड है, तो वहां पे सिर्फ क्या पाया जाएगा, ई ऑफ जेड पाया जाएगा, है। तो सर मैं ई ऑफ एक्स कैसे निकालूंगा, ई ऑफ वाई कैसे निकालूंगा, एच ऑफ एक्स कैसे निकालूंगा, एच ऑफ वाई कैसे निकालूंगा? परफेक्ट है। तो एक बात तो क्लियर है कि यहां से एक मोड से, एक कंपोनेंट से या एक फील्ड से मैं दूसरे फील्ड में जा सकता हूं। लेकिन अगर एक ही फील्ड के अगर मुझे सारे कंपोनेंट्स नहीं पता, कोई एक ही टाइप के कंपोनेंट पता है, जैसे कि मैंने बोला कि टीई मोड है, सपोज दैट टीई मोड है, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड है, तो सर वहां पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की कंपोनेंट प्रेजेंट होगा, ई ऑफ जेड होगा 0। क्या प्रेजेंट होगा? एच ऑफ जेड प्रेजेंट होगा, लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट। सही बात है। तो उसने आपको मान लो एच ऑफ जेड दे दिया, फिर क्या करोगे? एच ऑफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, एच ऑफ वाई भी निकालना पड़ेगा, ई ऑफ एक्स भी निकालना पड़ेगा, ई ऑफ वाई भी निकालना पड़ेगा। मतलब सर अगर लॉन्गिट्यूडनल किसी की पता है तो हमें आना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल से हम ट्रांसवर्स किस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर ट्रांसवर्स पता है तो ट्रांसवर्स से लॉन्गिट्यूडनल किस तरीके से निकालना है, ये दोनों बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। क्लियर है कहानी? आगे चले थोड़ा सा, अब समझिए। देखो तो 6 इक्वेशंस हमें यहां पे मिली है, ये 6 की 6 इक्वेशंस को ध्यान से समझ लो। अब देखो मैं किसी एक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, ठीक है ना, बाकी सारी इक्वेशंस आपको क्लियर हो जाएगी, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखो समझना जरा ध्यान से। देखो अगर मान लो मैंने ई ऑफ एक्स, मान लो मुझे किसी कंपोनेंट में इनमें से कोई भी एक निकालना है, मान लो मुझे ई ऑफ एक्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कैसे? ई ऑफ एक्स क्या है? एक्स और वाई के कंपोनेंट जो होते हैं वो तो सर ट्रांसवर्स कंपोनेंट होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर ट्रांसवर्स निकालना है तो कहां से निकालोगे? अगर मान लो मुझे लॉन्गिट्यूडनल पता है तो ट्रांसवर्स कैसे निकालूं? सपोज दैट, तो मान लो मुझे ई ऑफ एक्स निकालना है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या आ रहा है? एच ऑफ जेड आ रहा है, एच ऑफ वाई आ रहा है, और क्या आ रहा है? ई ऑफ एक्स आ रहा है। इसको निकालना है तो एच ऑफ वाई पता होना चाहिए, एच ऑफ जेड पता होना चाहिए। अब जेड कंपोनेंट है, जेड कंपोनेंट तो दिखाएगा मोड को कि टीई मोड है या टीएम मोड है। सही बात है। तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट तो किसको बताते हैं? मोड को बताते हैं। जैसा मोड आएगा वैसा उसका बिहेवियर हो जाएगा। अगर मान लो टीएम मोड होगा तो एच ऑफ जेड तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। सही बात है। मतलब प्रॉब्लमेटिक यहां पे कौन होगा? एच ऑफ वाई होगा, क्योंकि ये तो हमें पता होगा, दिया हुआ होगा कि भाई कौन सा मोड है, तो उस हिसाब से एच ऑफ जेड की या ई ऑफ जेड की वैल्यू क्या होने वाली है वो तो हमें पता होगा।
हमें क्या पता करना है, ये पता करना है, ये नहीं है, तो ये पता हमको नहीं होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट क्या होगा, ये नहीं पता होगा हमको, तो कैसे निकाले, तो इसको फाइंड आउट करना है। एच ऑफ वाई देखो कहां है हमारे पास में, एच ऑफ वाई कहीं दिख रहा है, ये रहा एच ऑफ वाई। एच ऑफ वाई को क्या आप ये लिख सकते हो, पूरा का पूरा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं एक इक्वेशन को सोल्व कर रहा हूं, इसको बाकी इक्वेशंस आपके साथ में मैं लिख दूंगा, देखो जरा कहानी में मजा आएगा। देखो भाई, सपोज दैट एच ऑफ वाई की इक्वेशन को मैंने उठा के यहां पे डाल दिया है, क्या बनेगा, दिस इज ओवर डी ऑफ वाई एच ऑफ जेड, क्लियर है बेटा, प्लस ये हो गया आपका गामा। देखो एच ऑफ वाई की वैल्यू वहां से उठा के पूरी डाली है मैंने, तो ये सबके पहले तो माइनस ऑफ जे ओमेगा ये नीचे आ जाएगा तो ये हो गया गामा डिवाइड बाई माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू, ये डिवाइड में आ गया। जो बचा अब वो है एच ऑफ वाई, क्या है, डी ऑफ एक्स ई ऑफ जेड माइनस गामा ई ऑफ एक्स एंड दिस इज योर जे ओमेगा एप्सिलॉन ई ऑफ एक्स। सी, मन में पहले फोकस क्लियर होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। हम एक लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट से एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। अब देखो क्या इसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ही है क्या, देखो एच ऑफ जेड लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है, ई ऑफ जेड लॉन्गिट्यूडनल है, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, ई ऑफ एक्स जो कि ट्रांसवर्स है, यहां भी क्या आ रहा है, ई ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब ये इक्वेशन अब परफेक्ट है। इसमें सिर्फ दो ही तरह के कंपोनेंट है, ट्रांसवर्स जो हमें फाइंड आउट करना है, लॉन्गिट्यूडनल जो हमें पता होगा, सही बात है। तो मतलब हम लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट से एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट को निकालने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, क्लियर है कहानी। अब ई ऑफ एक्स निकालते हैं, देखो इसको करोगे ये तो क्लियर है भाई, एच ऑफ जेड है, हाँ इसके साथ काफी सारे कंपोनेंट आ गए हैं, जैसे प्लस इसको ओपन करोगे, ठीक है, ये माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा, माइनस ऑफ ये बनेगा, देखो गामा जे ओमेगा म्यू डी बाई डी ऑफ एक्स 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 ई ऑफ जेड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस है यहाँ पे, ये माइनस है, ठीक है ना, ये इससे जाके मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, ये हो गया प्लस। इसको करोगे गामा गामा करोगे तो गामा का स्क्वायर बनेगा, नीचे करोगे तो ये बनेगा आपका जे, ये बनेगा आपका ओमेगा, ये बनेगा आपका म्यू इक्वस टू ये बनेगा आपका जे, ये बनेगा ओमेगा, ये एप्सिलॉन और ये बन जाएगा ई ऑफ एक्स। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां पे, ओके, ये साथ में यहां पे भी ई ऑफ एक्स है, ई ऑफ एक्स है, ये इक्वल है, यहां भी ई ऑफ एक्स है, यही निकालना है, यहां भी ई ऑफ एक्स है, इसको क्यों ना उठा के मैं इधर ले जाऊं, ले जा सकता हूं बिल्कुल। तो ये पूरा कंपोनेंट रह जाएगा इधर, ये कंपोनेंट को उठा के मैं ले जा रहा हूं इधर, देखो यहां पे जे नीचे है, अगर इस जे को नीचे से मैं ऊपर करना चाहूं, अगर मैं इस जे को नीचे से यहां ऊपर लिखना चाहूं, कर दो डायरेक्ट यहीं पे, अगर यहां करना चाहूं तो क्या यहां पे ये जो प्लस है ये माइनस में बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा, कैसे, ऊपर नीचे जैसे मल्टीप्लाई कर लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको उठा के मैं ले जा रहा हूं इधर, तो ये माइनस है उधर जाके बन जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा ई ऑफ एक्स, तो बाहर आ गया। अब क्या क्या कंपोनेंट है समझिए, जे भी कॉमन है, ठीक है, और क्या क्या बचा, अब इसको मैं ले गया इधर, तो देखो गामा स्क्वायर तो बन गया एक, डिवाइड बाई म्यू ओमेगा म्यू प्लस ओमेगा एप्सिलॉन। किसी को समझने में दिक्कत है ये, इसको उठा के ले गया इधर, तो ये सारी क्वांटिटी और ये क्वांटिटी एक दूसरे में क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। आयोटा यहां पे साथ में आ रहा है, जे साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, सही है। तो ये पूरा क्लियर हो गया, ओके। अब इधर क्या बचा, अगर मैं यहां बात करूंगा तो अरे यहां भी कमाल हो रहा है, यहां भी एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये है, लेकिन यहां पे देखो ना ये कैसा बन गया है, ये कुछ अजीब सा नहीं बन गया है, सही है। क्या करना चाहिए इसके लिए, चलो कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यहां पे म्यू ओमेगा है, ये म्यू ओमेगा है, एक काम करो ये एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लिया मान लो मैंने, एक तरफ पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, ई ऑफ एक्स, ये जे बाहर है मान लो, ये मैंने एलसीएम ले लिया, किसको, ओमेगा म्यू को, ये रह गया यहां पे क्या, गामा का स्क्वायर प्लस इसके नीचे आ रहा है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन। पहले तो ये बताओ, ये ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन कुछ होता है क्या, अरे कल की क्लास में लिखा था, क्या होता है, ये वेव नंबर होता है, परफेक्ट है। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी है, इसको मैं एक वर्ड से नाम दे सकता हूं, दैट इज कॉल्ड योर वेव नंबर। आई कैन से कि के जो होता है ये होता है आपका ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, ओके।
तो ये बन गया आपका क्या, के स्क्वायर। ये क्या बन गया, ओमेगा स्क्वायर। नीचे क्या आ गया, ओमेगा, नीचे क्या आ गया, म्यू आ गया। तो नीचे ओमेगा म्यू आ रहा है, देखो ओमेगा म्यू तो यहां भी आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा। सही बात है कि नहीं है भाई, यहां भी आ रहा है लेकिन यहां नहीं आ रहा। एक काम करो ना, पूरे में ले लो। चलो ठीक है, चला करके देखते हैं भाई। मैं दोनों तरफ से ई ऑफ एक्स को फाइंड आउट करना चाहता हूं। देखो कैलकुलेशन को थोड़ा इजी बनाते हैं। अगर इस पूरे में से मैंने नीचे से ओमेगा म्यू को लिया कॉमन, क्या बनेगा, 1 अपॉन जे भी आ रहा है क्या साथ में, जे ऊपर है, चलो ओमेगा, ठीक है, 1 अपॉन ओमेगा म्यू। इसको मैं ले रहा हूं कहां, बाहर की तरफ, कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। इसको मैंने उठा के बाहर लिया, तो अगर मैं यहां से लूंगा, पहली चीज इसके पास नहीं है नीचे, तो यहां मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हो जाएगा ओमेगा म्यू। दिस इज योर डी बाई डी ऑफ वाई एच ऑफ जेड। क्लियर रखो माइंड में, ये इधर आ जाएगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा यहां पे, ओके, जे भी है साथ में तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जे म्यू डी बाई डी ऑफ एक्स, दिस इज योर ई ऑफ जेड। टेंशन मतलब मैं फंडा बता दूंगा याद करने का, टेंशन ना लो, ठीक है। ये हो गया, इधर की क्वांटिटी है, आगे जगह नहीं है, यहीं रहने दो। म्यू ओमेगा से ये म्यू ओमेगा हो जाएगा कैंसिल आउट। अब क्या बच गया देखो, तो ये रह गया पूरा ओमेगा म्यू डी बाई डी ऑफ वाई एच ऑफ जेड प्लस जे गामा डी बाई डी ऑफ एक्स ई ऑफ जेड इक्वस टू, यहां क्या बचा देखो, इट्स ओवर जे ई ऑफ जेड। अब देखो ये क्वांटिटी बच गई कुछ, गामा स्क्वायर दिस दिस दिस, ये तो हो गया आपका के स्क्वायर, ये हो गया आपका गामा स्क्वायर। अब ये पूरी बड़ी क्वांटिटी है, इसको बार बार लिखेंगे कैलकुलेशन में तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एक अलग से डिफाइन कर देता हूं। मैंने एक अलग कंपोनेंट ले लिया, दैट इज कॉल्ड योर एच स्क्वायर। अब आप ये मत पूछना सर ये एच क्या है, एच कोई भी एक कांस्टेंट है भाई। इस क्वांटिटी को मुझे थोड़ा सिंपल बनाना था, है ना भाई, मुझे पता है कि एच क्या है, आगे जाके मैं लिख दूंगा, सही है। यहां पे थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैंने एच ले लिया, एच एक कांस्टेंट है और एच स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से उठा के लिखी है, इट्स ओवर गामा स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी, और ये क्या है के प्लस के स्क्वायर। तो वेव नंबर और प्रोपोगेशन कांस्टेंट के स्क्वायर को मैंने एक क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज कॉल्ड योर एच स्क्वायर। परफेक्ट है, क्या बोल दिया है मैंने, एच स्क्वायर बोल दिया है। तब एक बात बताओ, अगर मान लो सपोज दैट, अगर मान लो मुझे ये एच स्क्वायर मुझे निकालना क्या था, ई ऑफ जेड नहीं है बेटा, ये ई ऑफ एक्स है, ओके 1 सेकेंड, ई ऑफ एक्स है, जरा चेकआउट करो देखो, एच ऑफ जेड लॉन्गिट्यूडनल परफेक्ट है, ई ऑफ जेड लॉन्गिट्यूडनल परफेक्ट है, क्या निकल गया, ई ऑफ एक्स। मतलब लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट से आपने एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट को क्या कर लिया है, डेवलप कर लिया है। मजेदार बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही बात है ना। लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट से आपने एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट को डेवलप कर लिया है। मतलब बेटा अगर आपको ये पता है कि मोड कौन सा है तो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट तो पता ही होगा, सही बात है। तो उससे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हो। आप वहां से आगे की कैलकुलेशन शुरू कर सकते हो। अब जैसे ई ऑफ एक्स मैंने निकाला, 6 इक्वेशंस थी, 2 को मर्ज अप करके एक बना, सही बात है। इसे आप ई ऑफ वाई भी निकाल सकते हो, ई ऑफ जेड भी निकाल सकते हो, एच ऑफ एक्स भी निकाल सकते हो, एच ऑफ वाई भी निकाल सकते हो, एच ऑफ जेड भी निकाल सकते हो। क्लियर है कि नहीं है। तो मर्ज कर करके एक की वैल्यू दूसरे में डाल के इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हो। अब जरा और आगे चलते हैं, इस इक्वेशन को देखने में थोड़ा और आसान बनाता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। देखते हुए चलो, है ना भाई, कुछ ऐसे मोड में लेके आते हैं जो आपको देखने में और भी इजी लगे। देखो अगर मैं इसको ऐसा करूं, ई ऑफ एक्स निकालना था मुझे, बाकी बचे हुए को नीचे भेज देता हूं, 1 अपॉन जे एच स्क्वायर, क्या क्या बचा हुआ है भाई यहां पे, दिस इज योर ओमेगा म्यू वाई एच ऑफ जेड जे डी डी एक्स ई ऑफ जेड। ये जे और पंगा कर रहा है, आयोटा है ना ये आयोटा है। ओके एक काम करते हैं, इस आयोटा को खत्म कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे। अगर मान लो इस आयोटा को आपने अंदर भेज दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन आयोटा का,
क्या बनेगा, 1 अपॉन आयोटा अंदर गया तो ये बन जाएगा 1 अपॉन एच स्क्वायर। ठीक है, ये नीचे आयोटा ऊपर आयोटा दोनों तरफ कर लो, तो यहाँ पे माइनस ऑफ जे बन जाएगा। माइनस ऑफ जे को आप अंदर क्या करा दो, एंट्री करा दो। अब माइनस ऑफ जे अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू। भाई ओमेगा के साथ जे आता है ना तो चलता है, वो समझ में आता है। जे ओमेगा म्यू, भाई डी बाई डी टी को लिखा होगा, सही है ना। तो ये थोड़ा मजेदार लग रहा है। डी बाई डी ऑफ वाई एच ऑफ जेड, माइनस देता बाहर अंदर जाएगा, जे इंटू जे क्या बनेगा, जे स्क्वायर बनेगा, माइनस आएगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस गामा डी डी ऑफ एक्स ई ऑफ जेड, दैट इज योर ई ऑफ एक्स। देखो, दिस इज द परफेक्ट इक्वेशन फॉर फाइंड आउट द लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्स कंपोनेंट। तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट को आप फाइंड आउट कर सकते हो लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट से। ओके, अब इसमें आपको एक चीज समझ में आएगी। आप बोलोगे सर अब सबकी इक्वेशन कैसे याद करूं, अगर मुझे ई ऑफ वाई लिखना हो तो फिर क्या करूंगा, अगर मुझे एच ऑफ एक्स लिखना है तो फिर क्या करूंगा, एच ऑफ वाई लिखना है तो फिर क्या करूंगा। अब समझिए, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखो, कोई सी भी इक्वेशन लिखोगे, मान लो ई ऑफ एक्स लिखा या ई ऑफ वाई लिखा, ठीक है, सब में पहली क्वांटिटी 1 अपॉन एच स्क्वायर आएगी। एच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, याद रखना। एच एक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कुछ ऐसे डिसाइड की है कि इट्स ओवर प्रोपोगेशन कांस्टेंट का होल स्क्वायर प्लस वेव नंबर का होल स्क्वायर। ये क्वांटिटी बहुत काम की है, ध्यान रखना। एच बहुत काम का है, आगे जाके बहुत काम आएगा, इसलिए ध्यान रखना। ये हो गया 1 अपॉन एच स्क्वायर। वैल्यू याद रखना इसकी क्या होती है, एच स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस योर के स्क्वायर, इतना याद रखना। ये हो गया 1 अपॉन एच स्क्वायर। इसको जरा नोटिस करो, यहां पे था ई ऑफ एक्स, ई का एक्स कंपोनेंट, ई की कौन सी वैल्यू है इसमें, ये तो एच वाली है। ये कौन सी है, ये है ना। अब लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट क्या होते हैं, जेड वाले कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो ये तो फिक्स है कि एच ऑफ जेड आने वाला है। अब देखो, ई ऑफ जेड, ई ऑफ एक्स, ई ऑफ जेड, यहां क्या है, एक्स कंपोनेंट। तो डिफरेंशिएट किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ हो रहा है। डिफरेंशिएट किसके साथ हो रहा है, एक्स के साथ हो रहा है। यहां ई है तो ई वाली क्वांटिटी के साथ क्या आ रहा है, गामा आ रहा है। सही बात है, मतलब यहां से एक बात पता लग गया, अगर मुझे ई ऑफ वाई लिखना होगा ना तो शायद कुछ ऐसी टर्म बनेगी कि प्लस गामा ई ऑफ जेड विद डिफरेंशिएट ऑफ वाई। सही बात है। अब किसी भी क्वांटिटी का, चाहे वो ई ऑफ जेड हो या वो एच ऑफ जेड हो, अगर मैं जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो वो तो गामा ले आता। मतलब डिफरेंशिएशन सिर्फ किसके रेस्पेक्ट में हो सकता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट के में। सही बात है। तो अगर ई ऑफ एक्स मैंने लिखा तो देखो, ई जेड के साथ में एक्स का आ गया, तो फिर वाई के साथ किसका डिफरेंशिएट आएगा, एच वाले के साथ आ गया। सही बात है कि नहीं है, बिल्कुल सही है सर। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो डी बाई डी ऑफ, देखो वाई के साथ ये आ गया तो ये एक्स के साथ आ जाएगा, एच ऑफ जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले के साथ तो कांस्टेंट आएगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। बची हुई क्वांटिटी के साथ क्या है, एच है, तो एच के साथ क्या आता है, म्यू। एच के साथ क्या आता है, म्यू। याद करो ना यार, जे ओमेगा म्यू एच, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या आता है, जे ओमेगा एप्सिलॉन। परफेक्ट है ना, ओके। तो ये क्वांटिटी उठ के ऐसे कैसे आ जाएगी, माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू। बताओ कोई कंफ्यूजन हो तो। सबके क्लियर है, ओके। अब याद रखना, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी पॉजिटिव में आती है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी नेगेटिव में आती है, प्लस माइनस। ओके, तो इक्वेशन याद रहेगी कैसे लिखना है। ओके, ये मैंने सिर्फ एक फंडा बताया है, बाकी आप सारी इक्वेशंस को ऐसे डेवलप करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ई ऑफ एक्स निकाल सकते हो, ई ऑफ वाई फाइंड आउट कर सकते हो। ई ऑफ जेड तो मोड के हिसाब से पता ही होगा सर, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। चलो ठीक है, नहीं है तो आगे बात कर लेते हैं थोड़ी सी और, ठीक है। देखो जरा प्यार से समझते हैं क्या कहानी है। अगर मुझे एच ऑफ एक्स निकालना होता तो क्या करता, एच ऑफ एक्स निकालना होता, लॉन्गिट्यूडनल पता होता तो 1 अपॉन एच स्क्वायर तो सबके पहले लिखता मैं। सही बात है। कंपोनेंट किसका है, एच का है, कौन सा है, एक्स है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता कि d बाई डी ऑफ एक्स, एक्स का है, एक्स के साथ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, एच ऑफ जेड आएगा। एच है, एच है, तो यहां क्या आएगा, गामा आएगा। देख लो एक बार, चेकआउट करो, बिल्कुल सही है, ओके। हाँ, यहां पे अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, ई ऑफ जेड आएगा। इसको थोड़ा पीछे लिख देता हूं, ठीक है। इट्स योर गामा डी
डी ऑफ एक्स, दिस सी ओवर एच ऑफ जेड। अब दूसरा कंपोनेंट कौन सा है, एच है यहां पे, तो दूसरा कंपोनेंट होगा ई ऑफ जेड। ये एक्स के साथ हो गया तो इसका डिफरेंशिएशन वाई के साथ में। एच था तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट साथ में आ गया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या आता है, जे ओमेगा एप्सिलॉन आता है। परफेक्ट है, तो क्या आएगा, जे ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, यहां पे ध्यान रखना, अब प्लस माइनस कैसे आएगा वो थोड़ी सी देर आप रुक जाओ, अभी पता लग जाएगा। एच ऑफ वाई 1/h²। देखो इसका लिए क्या करोगे, जे ओमेगा एप्सिलॉन डी ऑफ ई ऑफ जेड, ये y के साथ में आ गया तो ये हो जाएगा x के साथ में, यहां हो जाएगा प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये हो गया d बाई डी ऑफ y, ये हो गया आपका h ऑफ z। बताओ इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। यहां पे अगर e था तो e के साथ में प्लस हो रहा था फिर माइनस हो रहा था x से y में, यहां उल्टा होता है, यहां माइनस होता है यहां प्लस होता है। ठीक है, यहां जस्ट उल्टा हो जाता है, यहां माइनस यहां प्लस। ठीक है, अब ये तो भाई माइनस ऑफ h था ही सही, डी बाई डी टी का, ठीक है, इसलिए माइनस में आ रहा था, यहाँ पे प्लस ही होता है। देखा था ना आपने इक्वेशन में देखा था कि नहीं देखा था, कि डेल क्रॉस ई होता है उसमें माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू एच होता है, तो ये आता है विद नेगेटिव साइन। और अगर आपने डेल क्रॉस एच देखा था तो वहां पे आपका प्लस में आ रहा था जे ओमेगा एप्सिलॉन, तो ये प्लस के साथ होता है, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। तो ये इक्वेशंस हम लोगों ने क्या किया, अभी तक मैंने कोई भी मोड नहीं पढ़ाया है, पर ये इक्वेशंस को आपको पता होना कंपलसरी है, क्योंकि आगे जाके मैं इनका यूज करने वाला हूं। समझ गए, इनका यूज मैं आगे जाके करने वाला हूं, तो माइंड में अभी से क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब चीजों को थोड़ा सा समझते हैं, देखो जरा ध्यान से। अगर मुझे किसी भी मोड के अगर लॉन्गिट्यूडनल कंपोनेंट अगर मुझे पता है तो मैं उसके ट्रांसवर्स कंपोनेंट पता कर सकता हूं। देखो अब हम पढ़ेंगे टीई मोड, अब हम पढ़ेंगे टीएम मोड। तो अगर टीई मोड पढ़ेंगे तो वहां भी ये चीज काम में आएगी, क्योंकि टीई के लिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट प्रेजेंट रहेगा। सही बात है, तो एच ऑफ जेड मुझे पता होगा, ई ऑफ जेड की वैल्यू 0 रहेगी, तो कुछ नहीं करना, ई ऑफ जेड की जगह 0 डालना है और एच ऑफ जेड को काम में लेना है। बड़ी ही सिंपल सी कहानी है, समझ में आ गई बात। ओके, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं टॉपिक को, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक तरफ का मैं मिटा देता हूं, एक तरफ का रख लो चाहे, इधर का मैं हटा देता हूं, ठीक है, एच के। देखो बेटा, यहां पे एक कंपोनेंट जो है ना वो अलग आया है। अब उस कंपोनेंट की दास्तान जो है ना, दास्ता जानते हो ना आप, ऐसे वर्ड तो अच्छे से जानते होंगे आप लोग। ओके, देखो यहां पे कंपोनेंट निकल के आया बेटा, दैट इज कॉल्ड योर एच स्क्वायर। ये हमने कुछ ऐसा माना है कि गामा स्क्वायर प्लस योर के स्क्वायर। ये एच हमें नहीं पता क्या होता है, कोई बात नहीं। गामा तो जानते हो क्या होता है, गामा तो जानते हो, प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो गामा के टर्म में लिख लेते हैं इसको। मान लो गामा स्क्वायर लिखा आपने, ये इधर आ गया, ये बन गया आपका एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। और अगर आप परफेक्टली तरीके से सिर्फ गामा ही लिखना चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, इट्स अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। आई थिंक यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, अब समझते हैं एक्चुअली गामा हमारे पास में होता क्या था, जितना हमें नॉलेज है उसके हिसाब से चलते हैं। देखो भाई, गामा होता क्या था हमारे पास, इट्स योर प्रोपोगेशन कांस्टेंट, दैट इज योर अल्फा प्लस आयोटा बीटा। दो कंपोनेंट है बेटा, अल्फा प्लस आयोटा बीटा। अल्फा जो होता है ये सिस्टम में पहली बात तो अटेन्यूएशन को दिखाता है, दूसरी बात ये सिस्टम में लॉसेज रिप्रेजेंट करता है। सही बात है कि नहीं है? क्या मैं चाहता हूं कि सिस्टम में अल्फा प्रेजेंट रहे? मैं तो ये चाहता हूं कि अल्फा की वैल्यू जितनी कम से कम हो उतनी अच्छी है, क्योंकि ये तो लॉसेज दिखा रहा है। मैं क्या ये चाहता हूं कि सिस्टम में लॉसेज हो ना, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि सिस्टम में क्या प्रेजेंट हो, लॉस प्रेजेंट हो, ठीक है। बीटा जो होता है ये आपके सिस्टम में किसको दिखाता है, प्रोपोगेशन को दिखाता है, ठीक है। तो ये वेव का प्रोपोगेटिंग बिहेवियर दिखाता है, ये वेव का अटेन्यूएशन वाला बिहेवियर दिखाता है। देखो बेटा, अगर मान लो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हुई तो वो क्या करेगी, जैसे जैसे वेव आगे चलेगी उसके मैग्नीट्यूड को कम करती हुई जाएगी। तो आप सोचो ना बेटा, मान लो आप यहां बैठे हो, आप पटना बैठे हो, आपने फोन लगाया बॉम्बे में, है ना, तो वो वेव जो जाएगी वो यहां से लेके बॉम्बे तक जाएगी। सोचो, तो इतना दूर जाने के लिए
अगर मान लो उसका अटेन्यूएशन कांस्टेंट ज्यादा हुआ तो हो सकता है कि पटना से बाहर निकलते निकलते आपकी आवाज खत्म हो जाए, वो आगे वेव पहुंचे ही ना, बिकॉज ऑफ अटेन्यूएशन, क्योंकि वो खत्म हो जाएगी, वो तो मैग्नीट्यूड को कम करता हुआ जाएगा। तो क्या आप चाहते हो कि सिस्टम में अटेन्यूएशन हो? नहीं। अगर मैं एक परफेक्ट सिस्टम चाहता हूं, अगर एक लॉसलेस सिस्टम चाहता हूं, तो मैं हमेशा यह कोशिश करूंगा कि अल्फा की वैल्यू कैसी रहे, 0 पाई जाए। अल्फा की वैल्यू कैसी रहे, 0 रहे। तो मैं क्या बोलूंगा कि फॉर ए लॉसलेस सिस्टम, अगर बेटा मैं किसके बात करूंगा कि फॉर ए लॉसलेस, किसकी, अगर मैं लॉसलेस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, तो लॉसलेस सिस्टम के लिए मैं एक बात बोल सकता हूं कि अल्फा जो होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अल्फा जो होना चाहिए वो मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात क्लियर है। अगर ये 0 होगा तो मेरा कहानी, मेरा किस्सा जो होगा वो मेरा परफेक्टली तरीके से बनेगा, परफेक्ट एकदम। ओके, अब अगर मैं इसको डिफाइन करने की क्या करूं, कोशिश करूं, देखो के जो होता है ये आप जानते हो क्या होता है, म्यू अंडर रूट ऑफ एप्सिलॉन होता है, वेव नंबर होता है ये, ठीक है ना। अल्फा की वैल्यू 0 है, मतलब आपका जो गामा होगा वो एक्चुअली आपका बराबर होगा किसका, आयोटा बीटा के। कैसा होगा, बराबर पाया जाएगा। एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस? कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, सब कुछ एकदम कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अब ये आपका आ रहा है आयोटा बीटा, तो यहां से एक तो हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इसको जरा डिफाइन करते हैं। देखो अगर मान लो इसमें से इस के को मैं कॉमन ले लूं, आपके लिए थोड़ा और सिंपल बना रहा हूं इसको, सोचो अगर इस पूरे माइनस ऑफ के कोई आप कॉमन ले लो, मान लो माइनस को बाहर लेऊंगा अगर, तो माइनस का रूट है, बाहर क्या आएगा, आयोटा, मतलब जे, जे केप नहीं है ये, आयोटा है। ओके, तो -1 मैंने बाहर ले लिया, -1 में बाहर ले लूंगा तो ये बन जाएगा माइनस का और ये बन जाएगा प्लस का। अब मान लो मैंने इस के स्क्वायर को भी बाहर ले लिया तो भाई ये मान लो के स्क्वायर, स्क्वायर को बाहर लोगे, बाहर रूट है तो के बाहर आएगा, क्या बचेगा अंदर, अंडर रूट ऑफ, ये प्लस वाला है बाहर गया पूरा तो 1 बच जाएगा, ये रह जाएगा 1 माइनस ये है h, के गया यहां से तो h बाई के का होल स्क्वायर, क्या ये क्वांटिटी बन जाएगी क्या, जरा चेकआउट करो कुछ गलत लिखा है क्या मैंने, ये ऐसा था, ये ऐसा था, ठीक है। मतलब मैंने माइनस ऑफ के स्क्वायर को क्या कर ले लिया है, बाहर ले लिया है, बाहर निकाल दिया है। अब के को हम जानते हैं कि के क्या होता है, वेव नंबर होता है। भाई के बारे में हमको पता है, के जो होता है दैट इज ओवर ओमेगा अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, यही होता है ना बेटा, चेकआउट करो यही होता है। आयोटा यहां पे साथ में आ रहा है, आयोटा साथ में आ रहा है। अब अगर इस क्वांटिटी को, अगर किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को अगर मुझे कॉम्प्लेक्स ही रखना है, अगर सिस्टम मेरा कैसा है, लॉसलेस है, तो गामा जो होगा वो परफेक्टली इमेजिनरी होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो परफेक्टली कैसा होगा, इमेजिनरी होगा। मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी आनी चाहिए ये एक रियल नंबर आना चाहिए। कैसा नंबर आना चाहिए बेटा, रियल नंबर, कोई वैल्यू आनी चाहिए। ये पूरा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, ये क्या नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। अब ये कैसा हो सकता है भाई, 1 तो रियल है ना, 1 तो रियल है। अब अगर मान लो आपने किया कि a प्लस सी प्लस आयोटा डी, अगर मान लो आपने ऐसा कर दिया कि किसी रियल वैल्यू को अगर आपने कॉम्प्लेक्स में जोड़ दिया तो पूरी वैल्यू तो कॉम्प्लेक्स बन जाएगी, ये तो a प्लस सी प्लस आयोटा डी बन जाएगा, ये तो कॉम्प्लेक्स हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप क्या चाहते हो, आप ये चाहते हो कि ये क्वांटिटी बराबर करनी है मुझे j ऑफ बीटा के। अब j तो पहले से बाहर है, सही बात है, तो अगर ये अंदर की क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स बन गई तो बेटा 2 नंबर बराबर तब हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जब उनके रियल वैल्यू रियल के, इमेजिनरी वैल्यू इमेजिनरी के बराबर हो। अब यहां पे रियल वैल्यू तो 0 हो चुकी है, मतलब क्या ये अंदर वाली वैल्यू जो रूट के अंदर है, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्या ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। समझ में आ गई बात। तो एक लॉसलेस सिस्टम की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, फॉर ए लॉसलेस सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो द वैल्यू ऑफ h बाई के, द वैल्यू ऑफ h बाई के मस्ट बी ए रियल वैल्यू। कैसी वैल्यू होनी चाहिए, रियल वैल्यू होनी चाहिए। अगर इमेजिनरी हुई तो यहां पे स्क्वायर है, j का स्क्वायर -1 बन जाएगा, सही बात है कि नहीं है। तो ये इमेजिनरी तो हो नहीं सकता, कॉम्प्लेक्स हम चाह नहीं सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हुआ तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब h बाई के की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। अब देखो h भी कांस्टेंट है,
के आपका वेव नंबर है, मतलब वेव नंबर की वैल्यू भी रियल होनी चाहिए, एच भी आपका कैसा होना चाहिए, रियल होना चाहिए। समझ में आई बात या नहीं आई? परफेक्ट है ना, क्लियर होनी चाहिए ना। अब देखो समझो इस चीज को लिए, तो यहां पे क्या लिखोगे आप, इसको मैं हटा देता हूं। तो अगर मैं बात करूं फॉर ए लॉसलेस सिस्टम, तो पहली चीज माइंड में क्या रखोगे कि एच एंड के मस्ट बी रियल, ठीक है ना। ये बातें जो है ना ये आपको पता होनी चाहिए। देखो तो फॉर ए लॉसलेस सिस्टम पढ़ते थे हम बार बार, टीईएम मोड हो, टीएम मोड हो, कोई सा भी मोड हो, अगर सिस्टम लॉसलेस है तो अल्फा रहेगा 0, ठीक है ना, और बीटा जो रहेगा वो आपका गामा के बराबर होगा। तो यू कैन से कि वह एच एंड के मस्ट बी कैसे होनी चाहिए बेटा, रियल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये रियल वैल्यूड हुए तो फिर सिस्टम लॉसलेस है, समझ में आ गया। अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हुए तो मतलब अल्फा भी प्रेजेंट रहेगा, समझ में आ गई कि बात नहीं आई, अल्फा भी प्रेजेंट रहेगा, अल्फा भी प्रेजेंट रहेगा। अब एक चीज को और समझते हैं, बढ़ते हुए चलो, कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग है इसमें, है ना। बढ़ते हुए चलो, देखो भाई यहां पे एक छोटा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं आपको। देखो अगर इस गामा को मैं डिफाइन करूं ना, तो भाई ये है गामा। अब गामा पता है क्या दिखाता है, गामा दिखाता है प्रोपोगेशन का बिहेवियर। ये कुछ ऐसा बन रहा है 1 माइनस एच अपॉन के। अब प्रोपोगेशन के बिहेवियर का क्या मतलब है, प्रोपोगेशन के बिहेवियर का मतलब है बेटा कि अगर मान लो कोई वेव है तो वो किसी एक परफेक्ट मीडियम, प्रोपोगेशन का मतलब है ना एक जगह से दूसरी जगह जाना, सही बात है। तो अगर वेव किसी मीडियम में होते हुए जा रही है तो वो उसमें होते हुए जाएगी या नहीं जाएगी, दैट डिफाइंड बाय दिस प्रोपोगेशन कांस्टेंट। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में भी हम लोगों ने देखा था कि सेंडिंग वेव से रिसीविंग एंड की तरफ जा रहा था तो गामा का बिहेवियर अलग, रिसीविंग से सेंडिंग की तरफ जा रहा था तो गामा का बिहेवियर अलग, अलग अलग होता है भाई, सही बात है। कौन दिखाता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट दिखाता है। अब यहां हम किसकी बात कर रहे हैं, यहां हम बात कर रहे हैं वेव गाइड की, है ना। तो वेव गाइड में हम बात कर रहे थे क्या, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई होती है। तो यहां तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपने फोन किया, अगर वेव ने प्रोपोगेट किया तो क्या वो उस मीडियम में होते हुए प्रोपोगेट कर पाएगी, मतलब जहां पे आपको भेजना है क्या वहां तक जा पाएगी या नहीं जा पाएगी, सही बात है कि नहीं भाई, वहां तक वो पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो सर ऐसा कैसे होगा, देखो भाई अगर मुझे गामा को देखना है तो ये तो कुछ ऐसा मिला है मुझे, ये तो कुछ ऐसा मिला है, एच को मैं नहीं जानता, के जो होता है उसको मैं जानता हूं, ओमेगा अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन, म्यू है एप्सिलॉन है, ये दोनों तो मीडियम की क्वांटिटी है भाई, ये उसका परमेबिलिटी दिखाता है, ये उसकी परमिटिविटी दिखाता है। पंगा है ओमेगा के पास, क्योंकि ओमेगा क्या है, दैट इज माई फ्रीक्वेंसी, ओमेगा क्या है, दैट इज माई फ्रीक्वेंसी। भाई ये 2 पाई एफ, इसको क्या लिख सकते हो आप, दिस इज योर के इक्वल्स टू दैट्स योर 2 पाई एफ अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। अब ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है भाई, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, अरे भाई वेव नंबर की जो होता है ना, वेव नंबर के, वो वेव की इक्वेशन में आता है बेटा, सही बात है। तो जो वेव प्रोपोगेशन कर रही है उस वेव की क्या फ्रीक्वेंसी है, दैट फ्रीक्वेंसी डिफाइंड बाय दिस वैल्यू। तो वेव नंबर उसी को तो डिफाइन करता है कि वो कितनी फ्रीक्वेंसी से जा रहा है। अब याद करो कल की क्लास में मैंने बताया था कि वेव गाइड की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सही बात है। तो बेटा अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, कैसे, देखो यहां पे एक लाइन लिखना कि दिस h बाई के वैल्यू डिफाइन, ओके, डिफाइन द बिहेवियर ऑफ द बिहेवियर ऑफ द वेव गाइड, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन रहा है ये अंदर। देखो लॉसलेस है या कैसा है उसके बिहेवियर को इसने बताया और भी बताएगा, बिहेवियर ऑफ द वेव गाइड एंड द वैल्यू ऑफ द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। किसको बताता है ये, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाई पास लो पास फिल्टर देखे होंगे ना आपने, उसमें देखी होगी ऐसी वैल्यू, यू देखिए कि नहीं देखिए, ये अगर आप लोगों ने कभी एनालॉग अगर पढ़ा हो तो वहां पे आता है, ये सेम क्वांटिटी आती है ऐसी, याद होगा जब ओपीएम को एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा लगा देते हैं,
सही है ना। तो मैग्नीट्यूड में कैसे चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज होता है, याद करना, सेम इक्वेशन बनेगी ऐसी कैसी वहां पे, ठीक है, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी वाली चेकआउट कर लेना। ओके, देखो तो वहां पे ये जो अंदर की वैल्यू होती है ना, यहां पे आपको ऐसे स्क्वायर में एक वैल्यू मिलेगी, तो वहां पे आपकी यही आती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का क्या होता है वहां पे, कॉम्बिनेशन पाया जाता है। ओके, तो हाउ कैन वी डिफाइन, वो कैसी होती है इक्वेशन, मैं बता देता हूं। वो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी आपको देखने को मिलेगी फॉर हाई पास फिल्टर, ठीक है, फॉर हाई पास फिल्टर वो इक्वेशन आपको ऐसी देखने को मिलती है, याद कर लेना कि जैसे आप लिखते हो कि फ्रीक्वेंसी अगर आपको निकालनी है, ठीक है ना, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि यहां पे ओमेगा आएगा, यहां पे 1 माइनस, मतलब यहां पे वैल्यूज रहेगी, यहां पे क्या रहेगी, वैल्यूज रहेगी मैग्नीट्यूड की 1 माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एफ का होल स्क्वायर, आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फॉर हाई पास फिल्टर, ठीक है ना। जरा देख लेना वहां पे ऐसा दे लेगा। क्या ये इक्वेशन कुछ इससे मैच नहीं कर रही, देखो गामा उसके कुछ मैग्नीट्यूड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 माइनस सम रेशियो, तो दिस रेशियो डिफाइन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। और मैंने ये बात आपको कल ही बोली थी बेटा, क्या बोला था कि सर वेव गाइड जो है ना उसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि वो किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा के ऊपर ही वर्क कर सकता है, मतलब इट्स बिहेव लाइक ए हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर की तरह वो क्या करेगा, बिहेवियर करेगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाई पास फिल्टर होना चाहिए भाई, बिल्कुल सही है ना। ओके, तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, यू कैन से कि इट्स योर h बाई के, अगर आप रिलेट करोगे तो आप ये लिख सकते हो कि h बाई के इट्स लाइक डिफाइन योर f ऑफ c डिवाइड बाई योर f, है ना। और यू अगर आप इस इक्वेशन को, भाई प्रोपोगेशन को यही दिखा रहा है, प्रोपोगेशन को कौन दिखा रहा है, ये इक्वेशन ही दिखा रही है, तो यही इक्वेशन बताएगी कि वेव जाएगी या नहीं जाएगी, है ना। और ये इक्वेशन कुछ हाई पास फिल्टर जैसी लग रही है, और हाई पास फिल्टर की इक्वेशन क्या होती है, अगर मैं एग्जैक्टली लिखूं तो वो कुछ ऐसा आएगा, गामा इक्वल्स टू जे के अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। अब यहां पे एफ ऑफ सी क्या है, दैट इज माई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एफ क्या है, दैट इज माई वेव की फ्रीक्वेंसी, कि वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है, समझ में आया। ये वेव की इक्वेशन है, ये आपकी कौन सी फ्रीक्वेंसी है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इन दोनों का बिहेवियर आपको कुछ पता चला है या नहीं है, इंटरेस्टिंग है फैक्टर। ओके, तो जानते हैं ये हो गया आपका एफ ऑफ सी, ये हो गया आपका क्या एफ, इनका बिहेवियर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। अगर आप इस के को भी ओपन करोगे तो ये आएगा इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। देखो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, यू कैन से इट्स योर जे, के को अगर आपने ओपन किया तो आएगा ओमेगा, ओमेगा को लिख सकते हो आप 2 पाई एफ अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन, एंड दिस इज योर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ सी डिवाइड बाई एफ का होल स्क्वायर। ओके, तो हियर वी हैव टू टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, वन इज योर एफ ऑफ सी। ओके, इक्वेशन फॉर दिस डिफाइन द हाई पास फिल्टर, क्या दिखाता है ये, हाई पास फिल्टर। अब आप जानते हो ना हाई पास फिल्टर कैसा होता है, कि वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी को तो जाने देता है और उससे कम की फ्रीक्वेंसी को वो जाने नहीं देता है। और वो जो फ्रीक्वेंसी है जिससे ज्यादा को जाने देता है उसको मैंने डिफाइन किया है एफ ऑफ सी से। मींस एफ ऑफ सी यहां पे आपको दिखा रहा है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या दिखा रहा है बेटा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। समझ में आई बात, एफ ऑफ सी किसको दिखा रहा है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। अब ये क्या हो सकता है जरा चेकआउट करो, h बाई के एफ ऑफ सी अपॉन एफ। अगर आप h को लिखो, अगर आप किसको लिखना चाहो, h को लिखना चाहो, h क्या हो सकता है, देखो h बाई के का होल स्क्वायर था, देखो दैट्स माई h, यहां पे ये आपका क्या आ गया। अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा कैच, के क्या होता है, इट्स योर ओमेगा, मतलब योर 2 पाई एफ अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन इक्वल्स टू योर एफ ऑफ सी डिवाइड बाई योर एफ। अब देखो इस एफ से इस एफ को कैंसिल आउट कर सकते हो, तो यू कैन से योर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ सी इज डिफाइंड बाई योर एच डिवाइड बाई 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। अब टेंशन मतलब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा
कि गाइडेड वेव में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों होती है और अनगाइडेड वेव में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं होती है। बस तसल्ली रखो थोड़ी सी, है ना, स्टेप बाय स्टेप चीजों को जानो। तो ये होती है आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी किसके लिए, फॉर गाइडेड वेव, फॉर गाइडेड वेव, मतलब आपका टीई और टीएम मोड, समझ गए। तो इसमें हम डिफाइन करेंगे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को। आप बोलोगे सर यही क्यों डिफाइन किया, टीईएम मोड में क्या दिक्कत थी, उससे दुश्मनी है हमारी, वहां क्यों नहीं डिफाइन किया कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, वहां बड़ी वैल्यूज को क्यों नहीं लेके गए। तसल्ली रखो, अभी आपको रिजल्ट सामने आ जाएंगे, अभी आपको सब कुछ पता लग जाएगा, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है ना, है बिल्कुल तसल्ली वाला माहौल रखो, आपको सारी कहानियां धीरे 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 करके सब पता लग जाने वाली है, तसल्ली रखो बस, ठीक है। अब देखो, अब चीज को थोड़ा सा और आगे तरीके से चलते हैं। देखो बेटा, अगर मान लो मैं इसको यहां पे डिफाइन करूं, अब थोड़ा सा समझते हैं, देखो इसको मैं हटा दूं, ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्लियर है सबके, ओके। अब देखो कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानते हैं, देखते हुए चलो। अगर मैं इस इक्वेशन को पिक करूं, इस वाली इक्वेशन को अगर मैं पिक करता हूं, तो सोचो आपको गामा की वैल्यू पता है, आप बोल रहे हो कि ये आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है वेव की, ये आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, सही बात है, लेकिन किसने कहा था कि आप एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करो, किसने कहा था, ना करते, चलो कोई बात नहीं भाई, करते ना करते ये कंफ्यूजन आ रहा है ना, जरा चेकआउट कर लेते हैं। मान लो अगर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है, अगर इसकी वैल्यू कम है किससे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, भाई सपोज दैट मान लो एक कोई सा भी वेव गाइड था, मान लो टीई वेव था या टीएम वेव था, आपने कोई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उसकी बोल दी, मान लो बोल दिया कि 100 हर्ट्ज है, 100 हर्ट्ज से ज्यादा की वैल्यू पार होती है, उससे कम की वैल्यू पार नहीं होती, वैसे मेगा हर्ट्ज में होती है वैल्यूज, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है। तो अगर आप कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से अगर कम वैल्यू ले रहे हो, क्या कोई दिक्कत है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो अगर ये f छोटा हुआ और ये f ऑफ c बड़ा हुआ, तो f बाई एफ ऑफ c की जो वैल्यू आएगी, तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि f ऑफ c बाई f की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आपको ग्रेटर देन 1 मिलेगी, परफेक्ट है। अगर ये ग्रेटर देन 1 मिली तो 1 माइनस सम हायर वैल्यू, अंदर की वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मान लो 2 मिली वैल्यू, मान लो डबल मान लेते हैं तो 2 वैल्यू, तो 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 3 का अगर आप स्क्वायर करते हो, सॉरी हाँ माइनस 3 का अगर आप क्या करते हो, रूट करते हो, तो आपको क्या मिलता है, आयोटा जे, तो आपको आयोटा ऑफ रूट 3 मिलेगा। वो आयोटा जब इस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, वो आयोटा जब इस आयोटा से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बनाएंगे, जो कि बना लेंगे -1। मतलब इस केस में अगर ये आपका बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ, तो आपको ये जो गामा मिलने वाला है, ये कैसा मिलेगा, रियल वैल्यू मिलेगा। या इसके अंदर से भी जे निकल के आएगा, यहां भी जे है, दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई, और ये पूरी वैल्यू कैसे बन जाएगी, रियल बन जाएगी बेटा, बनेगी कि नहीं बनेगी, बिल्कुल सही है। तो अगर ये बड़ा हुआ तो आप एक लाइन लिख सकते हो कि सर गामा जो मुझे मिलेगा ना, या इस केस में वो कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा, कैसा मिलेगा, रियल मिलेगा। अब गामा क्या होता है जरा चेकआउट करो भाई, गामा तो ये होता है ना अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और इस केस के लिए गामा आपको रियल मिल रहा है, रियल वैल्यू तो इसमें ये है, ये तो इमेजिनरी है, सही बात है। मतलब ये अगर रियल मिला तो मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहेगा, अल्फा प्रेजेंट रहेगा, बीटा तो है ही नहीं, बहुत कम है। मतलब अटेन्यूएशन आपका क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। बताओ वेव प्रोपोगेट कर पाएगी क्या, अरे थोड़ी दूर जाएगी और खत्म हो जाएगी, क्योंकि अटेन्यूएशन ही क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। कहानी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अगर फ्रीक्वेंसी कट ऑफ से कम हुई ना बेटा, तो गामा की वैल्यू रियल हो जानी है, मतलब अटेन्यूएशन बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या बोलोगे कि इट्स योर अटेन्यू वेव, अटेन्यूएशन वेव, बहुत ज्यादा अटेन्यूएशन रहेगा। और सोचो अगर ये उल्टा हो जाता, कैसे होता, कि अगर मान लो ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाती, अगर किससे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से, अगर ये ज्यादा होता, ये कम होता, तो ये वैल्यू लेस देन 1 मिलती। 1/2 का स्क्वायर करोगे ना तो भी 1/4 ही मिलेगा, कम ही होते हैं, ठीक है, लेस देन 1 मिलती। 1 माइनस कुछ वैल्यू करते, पॉजिटिव वैल्यू आती, अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होती, रूट करते आयोटा नहीं आता, यहां आयोटा है, तो मतलब गामा की जो वैल्यू मिलती
इस केस में पहली बात तो एफ ऑफ सी बाई एफ जो होता वो आपको मिलता लेस देन 1। दूसरी बात, जो आपको गामा मिलता वो आपको मिलता कैसा, इमेजिनरी। अगर इमेजिनरी मिलता तो गामा की वैल्यू होती किसके बराबर, बीटा के बराबर। और बीटा क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं आप प्रोपोगेटिंग वेव। क्लियर है कि नहीं है? तो इसी वेव को हम क्या कराते हैं, प्रोपोगेट करवाते हैं। मतलब हम हमारी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से कैसी रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, ताकि वो अच्छे से क्या कर पाए, प्रोपोगेशन कर पाए। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है? आ रहा है मजा? अच्छी बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। ओके, अब चीजों को थोड़ा सा और तरीके से समझते हैं। ये क्लियर हो गया? ओके, ये एक जनरलाइज बिहेवियर है। मैं अभी गाइडेड पे नहीं गया हूं, मैं अभी अनगाइडेड पे नहीं गया हूं, मैंने सबके लिए लिखा है। तो सबके लिए लिखा है तो सर आप तो बोल रहे थे कि गाइडेड में ही कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, अनगाइडेड में नहीं होती है। ठीक है, लेकिन ये जनरलाइज है तो यहां तो ये पता चल रहा है कि अनगाइडेड के लिए भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए थी। हैं? तो फिर तो हम ट्रांसमिशन लाइन में भी बोलते कि भाई इस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की ही वेव प्रोपोगेट करेगी, उससे कम की नहीं कर पाएगी। तो फिर वहां क्या हो रहा है भाई, क्या वहां भी कोई गाइडेड वाला बिहेवियर है क्या? समझना तो पड़ेगा। ओके, जरा समझते हैं। देखो, इंटरेस्टिंग बनाते हैं फैक्ट को। इसको हटा दो मैं थोड़ा सा। देखो बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने 4-5 इक्वेशंस लिखाई थी और उसमें हमने एक वर्ड डिफाइन किया था। मैंने ये बोला था कि अगर हमको लॉन्गिट्यूडिनल फील्ड अगर मान लो पता है तो हम ट्रांसवर्स फील्ड के कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। याद है कि नहीं है? सबको पता है। अब मान लो ये तो पता लग गया कि भाई जनरलाइज ये होता है, गाइडेड वेव में ऐसा होता है, अनगाइडेड में नहीं होता है। ठीक है, तो जरा चेक कर लेते हैं क्यों नहीं होता है। अनगाइडेड वेव कौन सी होती है? अनगाइडेड वेव कौन सी होती है? टीईएम मोड होता है। जानते हो ना भाई, टीईएम मोड को ही हम अनगाइडेड वेव बोलते हैं। तो अगर मोड टीईएम है तो यहां से दो चीजें क्लियर है कि सर इसका ई ऑफ जेड भी रहेगा 0, एंड सेकेंड थिंग कि इसका एच ऑफ जेड जो होगा वो भी रहेगा 0। इंटरेस्टिंग है ना फैक्ट? ओके, अब एक बात बताओ, अगर इसके दोनों कंपोनेंट है 0, अभी थोड़ी देर पहले जनरलाइज इक्वेशन निकाली थी मैंने, ई ऑफ एक्स के लिए, ई ऑफ वाई के लिए, एच ऑफ एक्स के लिए, एच ऑफ वाई के लिए। याद करो, ई ऑफ एक्स की इक्वेशन में क्या था? ई ऑफ जेड था, एच ऑफ जेड था। क्या यही तक नहीं था? देखो सारी इक्वेशंस कुछ ऐसी थी क्या? एक इक्वेशन लिख देता हूं मैं कोई सी भी। सपोज दैट ई ऑफ एक्स की मैं लिखूं तो ये कुछ ऐसा ही तो था ना कि इट्स योर 1 अपॉन लाइक योर एच स्क्वायर। ठीक है, यहां पे जो आ रहा था आपका, वो आ रहा था आपका सपोज दैट योर डी बाई डी ऑफ एक्स ई ऑफ जेड विद योर गामा। ठीक है, यहां पे जो आ रहा था वो आ रहा था आपका माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू, दिस इज योर डी बाई ये एक्स आ गया, तो यहां पे वाई आ गया, दिस इज योर एच ऑफ जेड। ऐसा ही तो था। अब एक बात मुझे जरा बताओ कि अगर इस इक्वेशन, आपने बोला ये जनरलाइज है क्योंकि सारे फॉर्मूले तो हमने जनरलाइज डेवलप किया ना भाई, अगर इसको मैं टीईएम मोड पे लगाऊं तो ई ऑफ जेड भी 0, एच ऑफ जेड भी 0, मतलब ई ऑफ एक्स भी 0 है। ये दोनों कंपोनेंट तो ई ऑफ वाई में भी आते हैं, एच ऑफ एक्स में भी आते हैं, एच ऑफ वाई में भी आते हैं। इसका मतलब तो सारे कंपोनेंट ही 0 हो गए भाई। टीईएम मोड में हमको ये तो पता है कि ये कंपोनेंट लॉन्गिट्यूडिनल कंपोनेंट होते हैं 0, लेकिन क्या ट्रांसवर्स कंपोनेंट भी 0 लिए थे क्या हम लोगों ने? ना भाई, ई ऑफ एक्स की वैल्यू तो रखी थी, ई ऑफ वाई की वैल्यू तो रखी थी, एच ऑफ एक्स भी लिया था, एच ऑफ वाई भी लेते हैं हम लोग। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो मतलब उनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो ऐसा कैसे हो सकता है? सोचो, ये अंदर वाला कंपोनेंट तो कह रहा है कि ये भी 0 है, ये बोल रहा है कि ये भी 0 है। तो इसको 0 होने से कौन बचा सकता है? एक इंसान है जो बचा सकता है। कौन? ये H। अगर ये H इक्वल टू क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो E ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/0। E ऑफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0/0, जो कि कैसा है? अनडिफाइंड है। अब अनडिफाइंड का मतलब यह नहीं है कि E ऑफ एक्स निकलेगा ही नहीं। अनडिफाइंड का मतलब यह है कि इस इक्वेशन से आप E ऑफ एक्स नहीं निकाल पाओगे। कौन से फील्ड के लिए? टीईएम मोड के लिए या अनगाइडेड वेव के लिए। ध्यान से समझना बात को। जो इक्वेशंस मैंने डिफाइन की है लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स, क्योंकि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स सिर्फ गाइडेड वेव के लिए ही डिफाइन होता है, अनगाइडेड में तो ट्रांसफर ही ट्रांसवर्स होते हैं। सही बात है, लॉन्गिट्यूडिनल होता ही नहीं है। ओके, तो ये इक्वेशंस जो है
कि आप लॉन्गिट्यूडनल से आप ट्रांसवर्स फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ गाइडेड मोड के लिए, जैसे टीई मोड हो गया, टीएम मोड हो गया, उनके लिए एप्लीकेबल है। हाइब्रिड मोड हो गया, उनके लिए एप्लीकेबल है। सही है। अगर आप टीएम मोड पे लगाओगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 0, तो नहीं कर पाओगे, तो h की वैल्यू 0 रखनी पड़ेगी, मतलब अनडिफाइंड। मतलब इस क्वांटिटी से आप टीईएम मोड को डिफाइन नहीं कर पाओगे। इस इक्वेशन से EX नहीं निकाल पाओगे, EY नहीं निकाल पाओगे। लेकिन यहां पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मुझे पता लग गया। अब वो क्या पता लगा है समझिए। ओके, तो पहली बात तो ये लग गया कि दिस इक्वेशन कैन नॉट यूज्ड फॉर फाइंड ट्रांसवर्स फील्ड। ओके, ट्रांसवर्स फील्ड फॉर टीईएम मोड। क्लियर है, दिख रहा है ना, विजिबल है ना पेन। ओके, टीईएम मोड के लिए ये आपका डिफाइंड नहीं है। चलो ठीक है भाई, तसल्ली हो गई, मान लिया कि नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इसने एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दे दिया, पता है क्या दे दिया? ओके, इसने ये बोल दिया कि टीईएम मोड के लिए h की वैल्यू क्या होती है? कंपलसरी 0 होती है। अगर ये 0 नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगा। सही बात है। ओके, तो यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप अच्छे से लिख देना, ठीक है ना, कि फॉर टीईएम मोड, ठीक है, h मस्ट बी 0। h हमेशा कैसा रहेगा? 0 ही रहेगा। सार मार्क कर लेना, ठीक है। अब ये 0 किसके लिए नहीं होगा? सर टीई मोड और टीएम मोड के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी लिख देना कि फॉर गाइडेड वेव, फॉर गाइडेड वेव। अब गाइडेड वेव कौन सी होगी बेटा? लाइक योर टीई एंड टीएम। ओके, h कैन नॉट बी 0, नहीं हो सकता, ठीक है ना। h कैन नॉट बी 0, ठीक है। मस्ट नहीं है, ये नहीं कि 0 ही रहेगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर 0 हो गया तो फिर कंपोनेंट कैसे डिफाइन करोगे आप? परफेक्ट है कि नहीं है? ओके, अब देखो, हाँ, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली बात चल रही थी, ठीक है, वो तो रहेगी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी वाली बात चल रही थी, चलो देखते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का बिहेवियर क्या था भाई, जरा बताओ। एफ ऑफ सी क्या मिला था? हैं, क्या था? एफ ऑफ सी इक्वल टू ओवर एच डिवाइड बाई, अब आपके क्लियर हो गया होगा, 2 पाई अंडर रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन। यही था कि नहीं था बेटा? ठीक है। अब देखो, फॉर टीईएम मोड अनगाइडेड वेव के लिए h की वैल्यू तो 0 होती है कि नहीं होती है? क्या लिखोगे? फॉर टीईएम h इक्वल्स टू 0, तो बेटा एफ ऑफ सी कितना हो गया? 0 हो गया। मतलब टीईएम मोड या अनगाइडेड वेव के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 0 होती है। समझ गए? मतलब आप 0 फ्रीक्वेंसी के वोल्टेज और करंट को भी भेजोगे ना ट्रांसमिशन लाइन में, तो आसानी से ट्रांसमिट हो जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा HVDC लाइन होती है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन में डीसी करंट और डीसी वोल्टेज को भी भेजा जा सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है ना? ओके, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो? फॉर ट्रांसमिशन लाइन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 0, ठीक है। दैट्स वाई डीसी कैन ऑल्सो ट्रांसमिट, ठीक है। हम लोग डीसी को भी क्या करा सकते हैं? ट्रांसमिट करा सकते हैं, लेकिन गाइडेड के लिए ऐसा नहीं है। गाइडेड में कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो वहां हम डीसी को ट्रांसफर नहीं करवा सकते हैं, वहां पे वैल्यू होगी ही होगी। डैम श्योर, परफेक्ट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब कल की क्लास में हम शुरू करेंगे पहले टीई मोड, फिर टीएम मोड, ओके, और फिर दोनों के बारे में कोलिब्रेशन करके बिहेवियर देखेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आपको मजा आया होगा क्लास में, और भी मजा लो बेटा, और पढ़ते रहो, बस दिल लगा के पढ़ो, ठीक है। थैंक यू गाइज।